हो गया। चल मिटा दें यार पहले। आने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लिया करो यार, तुम लोग बैठ करके बतियाते रहते हो। अब रिजल्ट आया रहता ना तब समझ में आ गया रहता। एग्ज़ाम में इन बातें दिए हैं नहीं आप लोग, तो बुद्धि अभी है नहीं। एग्ज़ाम दिए रहते तो कितने लोग नहीं बैठे होते हैं यहाँ पे। इंटर नहीं है बाबू कि जोकर बन के पास हो जाओगे। जोकर ही थोड़ा छोड़ दीजिए, कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप। चलो जी कहाँ तक हुआ था बताओ, बता दीजिए वाला। चलिए देखिए, देख गिवन क्या क्या है यार इसमें। तुम लोग यार छोटा छोटा सवाल नहीं कर पाते हो। गिवन क्या क्या है बताइए। कल जबकि हम समझा करके गए थे कि ऐसे लगा लीजिएगा। गिवन क्या है, यम कितना है जी, यम कितना है 1 ग्राम, यम कितना है 1 ग्राम है, ठीक है। S1 कितना है बाबू 0.31 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। चलिए S2 कितना है बताइए 1.74 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है ना। चलिए T कितना है बताइए 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, यही ना गिवन है भैया। चलिए कुछ मतलब ही नहीं था। फॉर्मूला क्या होता है सीधे सीधे बताइए, डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है T इंटू डेल्टा एस के ना, यही होता है ना भैया। चलिए T की वैल्यू पता है आपको, T की वैल्यू पता है आपको, डेल्टा एस क्या हो जाएगा S2 माइनस S1, बस डेल्टा क्यू तो निकालना है इसमें, और क्या करना है। डेल्टा क्यू तो निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट ही तो निकालना है। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, क्या क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट निकालना ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो डेल्टा क्यू रख दीजिए। अरे यार 373, S2 कितना है बताइए 1.74 माइनस कितना 0.31। चलिए डेल्टा क्यू कैलकुलेट करने पर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए। घर पे जा करके पढ़िएगा तब तो होगा, कॉपी खुलती है नहीं घर पे, सीधे ही आके खुलती है। किसी में ही बदले, इंट्रोपी की वैल्यू गिवन थी। कहानी मत जाइए, कहानी पे जाएंगे राम के 4 भाई थे फलाना ठिकाना, तब कहानी पढ़ के चले जाएंगे एग्ज़ाम में। कहानी डाला जाता है कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए हम पहले कहते हैं न्यूमेरिकल से अगर गिवन आपने निकाल लिया है तो 70% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है आपका। और आने से पहले बैठ के रिवाइज़ किया करिए। बाकायदी करने के लिए व्हाट्सअप फेसबुक है, उस पर चिल्लाइए जितना मन करे उतना। यहाँ आते हैं पूरा टाइम पढ़ाई लिखाई पे लगाइए, पास होना है तो। हो गया भैया, चल। और तुम्हारा क्यों नहीं घर पे जाके ट्राई की थी, मौका नहीं मिला होगा नालायक। चलो देखिए, चलिए लिखिए आगे लिखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, जल्दी करिए। घर पे जाके पढ़ा करो भाई। देखिए BSc में पास होना बहुत मुश्किल नहीं है, बस शुरू से आप लोग लापरवाही करने लगते हैं। टीचर ने आपसे कहा घर पे जाके रिवाइज़ करिए, पहला काम वही आप लोग नहीं करते हैं। हम मेरे आने से पहले रिवाइज़ कर लीजिए, घर पे जाके पढ़ लीजिए, मेरे आने से पहले रिवाइज़ कर लीजिए। क्या है यार, क्या मुश्किल है उसमें, पढ़िए तो। पता है आप लोगों को परसेंटेज कितना ख़राब बनता है, DAV में 20-30% रिजल्ट बनता है, बस 100 में 20 बच्चे पास होते हैं, 30 बच्चे। सेकेंड ईयर में जाके स्ट्रेंथ आप देख लीजिएगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं, वो सब तो प्रमोटेड ही हैं, उससे पहले कि आप रिजल्ट पूछ लीजिएगा। DAV में जो लोग हैं फिजिक्स में पूछ लीजिएगा सर कितने बच्चे आते थे, 15 बच्चे 20 बच्चे आते हैं थर्ड ईयर तक। अभी आपकी क्लास पूरी फुल होगी 120 बच्चों की, 15 बच्चे 20 बच्चे आते हैं, ये स्थिति होती है। सोच लीजिए 15-20 बच्चों में रहना है कि निकल लेना है। चलिए देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर is maintain
is maintained for 1 second, is maintained for 1 second, maintained for 1 second in a resistor, in a resistor of 25 ohm, in a resistor of 25 ohm, in a resistor of 25 ohm, while its temperature is kept constant, while its temperature is kept constant, while its temperature is kept constant at 27 degrees Celsius, 27 degree Celsius, 27 degrees Celsius. Calculate the change in entropy, calculate the change in entropy, calculate the change in entropy. Number 1, द रजिस्टर का एंट्रोपी का क्या चेंज होगा, रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस आपका, और नंबर 2 द यूनिवर्स। इस टाइप का सवाल देखिए आपको याद ही करना पड़ेगा, ये इस टाइप का सवाल एक बार पूछा गया था, इस टाइप का सवाल आपको देखिए याद ही करना पड़ेगा। इसका न्यूमेरिकल भी हम बता देंगे कैसे सॉल्व होगा, ये इस टाइप का सवाल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर पूछा आता है तो ये सब ऐसे सवाल है जो मुश्किल हैं, अचानक से अगर आपके सामने आ जाएंगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। पहले सवाल पहले पढ़िए ध्यान से, पहले सवाल पढ़िए, ध्यान से पहले सवाल पढ़िए। इसलिए हम सारा एक जगह बता दे रहे हैं, जो मुश्किल सवाल है वो भी, जो आसान सवाल है वो भी, आपको कुछ खोजना ना पड़े अनसॉल्व में, सब चीज़ें आपको मिल जाएं। मेरी कॉपी के अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। पोटेंशियल क्यों निकालेंगे भाई, तो हीट निकालने का पोटेंशियल ज़रूरी होता है क्या? V = I से बेटा पोटेंशियल निकलता है, उससे हीट निकालने की क्या जरूरत है? हीट का डायरेक्ट फार्मूला रखिए, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है हीट निकालने का? I² RT। चलिए सोचिए, पहले गिवन लिखिए, गिवन क्या क्या है पहले लिखिए, गिवन डेटा पहले लिखिए। जब गिवन लिखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे आप लोग। इस टाइप के सवाल को याद कर डालिएगा, कैसे सॉल्यूशन होता है इसका। एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं रहेगा आपके पास, इस टाइप का सवाल एकदम याद कर डालिएगा। इस टाइप का क्या, जितने टाइप का कराएं सारा याद कर डालिएगा कि किसी टाइप का आना है एग्ज़ाम में। आपको मेरी कॉपी के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, ना कोई किताब, ना कोई KPH PPH TPH टॉपर, कुछ भी नहीं, वो सब सारा कॉपी में रहेगा। बस कॉपी जितना उतना प्रिपेयर कर डालिए, आराम से आपका 45 में 35 से ऊपर नंबर आ जाएगा, सही अगर आप लिख देते हैं तो। अब हम जाके लिख नहीं सकते हैं आपकी जगह, ये हम नहीं कर पाएंगे भाई। बाकी कॉपी में सारी चीज़ें रहेंगी आपके, सारे सवाल आपको मिलेंगे। अगर कोई सवाल आपको लगता है कि नहीं है, आप हमसे ला के डिस्कस करिए, हम आपको बता देंगे कि ये सवाल अलग तरीके से पूछा गया, फिर भी आपकी कॉपी में रहेगा। बस आप थोड़ा सा लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं उसकी, हम बता देंगे आपको। कॉपी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, एकदम नहीं पढ़ना है कुछ भी। और तुम क्यों नहीं आ रहे थे? कॉलेज भी नहीं जा रहे होगे तब? चलिए मिटा दे भैया, चलिए आइए थोड़ा सा डेटा देखते हैं क्या क्या है। लिखिए, गिवन I इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बताइए? I कितना गिवन है? I आपका गिवन है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर है ना भैया। चलिए और क्या गिवन है जी? R कितना गिवन है? 25 ओम।
25 ओम, ठीक है ना। टी कितना गिवन है बाबू, 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए और बताइए और क्या गिवन है। टेम्परेचर कितना गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन, ठीक है ना, 300 केल्विन। बात समझ में आ रहा होगा आपको ये सब, 300 केल्विन, ठीक है भैया। चलिए इतना डेटा गिवन है, ठीक। पर समस्या क्या है, समस्या ये है कि यहाँ पर दो सिस्टम दिया गया है, एक आपका रजिस्टर का और एक आपका यूनिवर्स का, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ पहले समझिए, जब भी कोई रेजिस्टेंस गर्म होता है तो अपने अंदर वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है। जब तक आप अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तब तक आपकी एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमारे पंखा अगर चल रहा है तो पंखे को अगर आप छुएंगे तो पंखा गर्म रहेगा, ठीक है ना। और वो जो हीट निकलती है वो सारी की सारी कहाँ जाती है, इन्वायरमेंट में जाती है, यूनिवर्स में जाती है। कहने का मतलब मेरे ये है कि जब कोई रजिस्टर, जब ध्यान में समझिएगा, जब किसी रजिस्टर से आपका हीट फ्लो होता है, हीट का लॉस होता है, तो सारा का सारा हीट का लॉस कहाँ चला जाता है बेटा, यूनिवर्स में। उस हीट को रजिस्टर खुद एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर खुद एब्जॉर्ब करता उस हीट को, तब जा करके उसके एंट्रोपी में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। तो एंट्रोपी में जो चेंज हम निकालेंगे वो एंट्रोपी का चेंज बेटा किसके लिए होगा, यूनिवर्स के लिए। क्योंकि जो भी हीट हमारी जनरेट होगी वो सारी की सारी कहाँ जा रही है, यूनिवर्स में जा रही है। जैसे गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो गाड़ी से साइलेंसर से जो आप धुआं निकालते हो, जो आप हीट निकालते हो, कहाँ जाता है, यूनिवर्स में जाता है। उसको गाड़ी एब्जॉर्ब करता है क्या, नहीं करता है, गाड़ी उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। इसी तरीके से कोई रजिस्टर अगर है, उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसमें हीट जनरेट होगी, और वो जो हीट होती है वो रजिस्टर खुद एब्जॉर्ब नहीं करता है, और खुद एब्जॉर्ब ना करने की वजह से रजिस्टर की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता। एंट्रोपी में किसके परिवर्तन होगा, यूनिवर्स के। जिसको आप हीट दे रहे हैं, हीट किसको दे रहे हैं आप, यूनिवर्स को दे रहे हैं। भाई रजिस्टर से जनरेट हुआ, कहाँ चला गया, इन्वायरमेंट में, यूनिवर्स में चला गया। तो जो हीट यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, वो किसकी एंट्रोपी चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यूनिवर्स की। रजिस्टर की एंट्रोपी में बेटा कोई परिवर्तन हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। लिखिए लिखिए, हियर हीट लॉस, हियर heat loss in resistor, या here heat loss is given by, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लिखिए here heat loss is given by डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, डेल्टा क्यू हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी के। डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी के। सब क्यू वैल्यू रख दीजिए, क्या मिलेगा बेटा, और डेल्टा क्यू कितना मिलेगा आपको बताइए। आई स्क्वायर कितना होता बताइए, 10 का स्क्वायर, आर कितना होता है बताइए, 25 गिवन है बाबू, और टी कितना है 1। तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ गया बताइए, 2500 क्या जूल, 2500 जूल। चल, तो डेल्टा क्यू कितना गया, 2500 जूल। अब ये रजिस्टर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो उसकी एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी, 0। ले कौन रहा है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज निकाल देते हैं, लिखिए, चलिए लिखिए सिंस, पैराग्राफ के लिखिए सिंस। अच्छा पहले इतना लिख लीजिए, लिखिए सिंस रजिस्टर is kept at constant temperature, constant temperature 27 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में लिखिएगा 300 केल्विन, ब्रैकेट क्लोज। द हीट कुड नॉट बी absorbed by the resistor. Heat is taken by the, लिखिए फिर फुल स्टॉप बाद, heat is taken by the surrounding. Therefore entropy of the heat is taken by the surrounding, therefore entropy of the resistor is
क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एस रजिस्टर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, 0 के। कितना लिख देंगे आप बताइए, 0। ठीक है भैया, डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा, 0। ठीक है ना। इस टाइप का न्यूमेरिकल एकदम याद कर डालिए, अचानक से आएगा तो आप गलत कर देते। ठीक है ना, एकदम याद कर डालिए कि रजिस्टर की एंट्रोपी में कोई चेंज हमारा नहीं होगा, और अगर आएगा भी तो ये सवाल रिपीट होगा, इसी तरह का सवाल सेम टू सेम सवाल रिपीट होगा। बहुत स्मार्ट एग्जामिनर होगा तो न्यूमेरिकल डेटा चेंज कर देगा, पर पैटर्न एकदम हूबहू रहेगा, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, चलिए आगे लिखिए फिर। एंड द चेंज इन एंट्रोपी 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 ऑफ द यूनिवर्स इज एंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बाबू, डेल्टा एस यूनिवर्स। डेल्टा एस यूनिवर्स किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई टी के। और डेल्टा क्यू किसके इक्वल है बताइए, 2500 बटे में किसके, 373। जरा निकाल के दिखाए, 373 नहीं, कितना, 300। 2500 बटे 300, जरा निकाल के बताइए कितना आ रहा। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ रही, जरा निकाल के बताइए बिना कैलकुलेटर यूज़ किए हुए। 8.3, ठीक है, 8.33 जूल पर केल्विन। छाप दीजिए। मुश्किल था क्या, बस ट्रिकी था थोड़ा सा। चलो, तो जहाँ समझने में दिक्कत होती है वहाँ याद कर लेना चाहिए। याद कर लीजिए, जहाँ समझने में दिक्कत हो वहाँ याद कर लेना चाहिए। समझदार आदमी यही करता है। चलिए, एक दो टाइप का और है, उसके लिए 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा, हम सॉल्व का कुछ और क्वेश्चन करा देंगे। एक दो टाइप का और है सवाल, या करा ही देंगे आप। देखिए देखिए देखिए, देखिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द गैस at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius expands isothermally, expands isothermally until its volume is doubled, until its volume is doubled, until its volume is doubled. Calculate the work done. करिए ज़रा, तो कैलकुलेट द वर्क डन करिए ज़रा। फॉर्मूला नहीं याद होगा ये वाला। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब होता है तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, निकालें आप, निकाला है आपने, कार्नोट साइकिल में आपने निकाला है। सही है, सही है, सही है, वही है। क्या होता है बताइए, बस वही होता है। चलिए चलिए, गिवन पहले लिखिए, पहले गिवन लिखिए, पहले गिवन लिखिए, पहले गिवन लिखिए, पहले गिवन लिखिए। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, 27 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम डबल हो रहा है, मतलब प्रोसेस कैसा हमारा, आइसोथर्मल है। ठीक है ना। और जो लोग शुरू से पढ़े हैं वो लोग जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है। ठीक है, चलिए अभी बता रहे हैं। पहले गिवन लिखिए, पहले गिवन लिखिए, पहले गिवन लिखिए, जल्दी जल्दी गिवन लिखिए सब लोग, जल्दी जल्दी गिवन लिखिए, गिवन पर लिखिए, जल्दी जल्दी गिवन लिखिए।
चलिए 2 दिन लगेगा और 1 से 2 दिन चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए चैप्टर खत्म होगा तुरंत असाइनमेंट मिल जाएगा आप लोगों को। घर पे जाके असाइनमेंट करिए, करिए 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 करिए, सोचिए सोचिए सोचिए, गिवन लिखिए, हमको एग्जाम देना है। तो जल्दी सोचिए जल्दी सोचिए जल्दी सोचिए जल्दी सोचिए जल्दी सोचिए जल्दी सोचिए जल्दी सोचिए। गिवन कितने लोग लिखे पहले ये बताइए, गिवन कितने लोग लिखे हैं? गिवन कितने लोग लिखे बताइए। गिवन में क्या क्या है बेटा बताओ। एम कितना है आपका 1 ग्राम, ठीक है ना। और बताइए कैपिटल टी, कैपिटल टी कितना है बताइए 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस बोले तो 300 केल्विन, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना है V1 इज इक्वल टू मान लिया V है, कितना बेटा V है, ठीक है ना। तो V2 कितना हो जाएगा बताइए, इसको 2V हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी, ठीक है ना। V1 बराबर V ले, V2 बराबर कितना ले लिया 2V ले लिया, ठीक है। लिखिए फिर इसके बाद देखिए, जल्दी लिखिए आगे लिखिए, फिर जल्दी लिखिए, फिर आगे लिखिए। वर्क डन इन, वर्क डन इन, वर्क डन इन, वर्क डन इन, वर्क डन इन isothermal process, work done in isothermal process, work done in isothermal process, work done in isothermal process is given by, is given by, is given by क्या हो जाएगा बताइए, is given by क्या हो जाएगा, W इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, RT log E, V2 अपॉन V1 होता है, ये होता है हम लोग निकाले थे। इसी को अगर बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे कितना हो जाएगा बताइए 2.303 RT log बेस 10 V2 अपॉन V1, सही है। चलिए दिस इम्प्लाइज दैट, रख दिए सबकी वैल्यू, कितना आ जाएगा 2.303। R की वैल्यू कितनी होती है बेटा, R की वैल्यू नहीं याद होगी, कितनी होती है, कितना होता है, हम बताए थे थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग में बताया था कि 3 कांस्टेंट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू याद कर लीजिएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बताए थे, गैस कांस्टेंट भी बताए थे, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर भी बताए थे 8.31, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.31, ठीक है ना। और कैपिटल टी कितना होता है बेटा 300 केल्विन, कितना होता है 300 केल्विन लॉग बेस 10, और यहाँ कितना हो गया आपका 2V/V, छाप दीजिए। और 3 कांस्टेंट एकदम याद कर लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू, आर की वैल्यू होती है 8.31 के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है आपका 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और एवोगैड्रो नंबर आपका होता है यन, कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। याद कर लीजिए 3 कांस्टेंट की वैल्यू, ये 3 कांस्टेंट बार बार आएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर लीजिए। ये सब MKS में है, MKS यूनिट्स में है, ये MKS में, MKS में, MKS यूनिट्स में है। चलिए लिखा ना, तब हम बताए थे शुरुआत में, बता देते हैं शुरुआत में बता देते हैं भैया इन 3 कांस्टेंट से दोस्ती, थर्मल फिजिक्स में इन 3 कांस्टेंट की वैल्यू एकदम रटी होनी चाहिए। log 2 बताना पड़ेगा क्या, इसको याद है log 2 कितना होता है, √2 होता है। log 2 कितना होता है 0.3010, यही होता है ना यार 0.30, log 2 ही होता ना, देख लीजिएगा यही होता होगा, नहीं होगा तो क्या करना है, मेरा थोड़ी सवाल गलत होगा, सवाल आप लोग गलत होगा। चलिए करिए जल्दी करिए, 0.3010 होता है, चलिए 0.3010। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। चलिए रख के निकालिए सब वैल्यू, W निकालिए जल्दी जल्दी निकालिए, W निकालो जी, जल्दी निकालो W,
जल्दी निकालिए डब्लू, कितना आ रहा बताइए। यहाँ 2 ही बचेगा, log 2 समझ में आ रहा है ना, यहाँ log 2 ही बचेगा, इतना पता है ना भैया। चलिए निकालिए। जल्दी निकाल के बताइए, जल्दी निकाल के बताइए, 2 मिनट के अंदर, इतना टाइम नहीं है भाई, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा। कितना आ रहा है, जल्दी करिए। हाँ हाँ 1722.3 जूल। मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से डब्लू आएगा 1722.3 जूल। सत्रह 22.3 इतने इसके आसपास जा रहा है कोई, आप वेरीफाई कर लीजिए। 16 नहीं आएगा, वेरीफाइड होता है ये, 16 नहीं आएगा। 1722.3 ना, हाँ वही उसी के आसपास है। 1725-22 उतना चल जाता है। 1725-22 में कोई बहुत अंतर नहीं है। पैसा नहीं ना दे रहे हो यार किसी को कि सोना खरीद रहे हो कि एकदम एक्यूरेट चाहिए, उतना चल जाता है। 17 आएगा ना। चलिए कितना आ रहा है, एक तो जितने लोग हैं उतना आंसर आ रहा है, ये भी देखिए आप, जितने लोग सॉल्व करें उतना आंसर आ रहा है, जितने लोग हैं उतना आंसर 17.28 आ रहा है। ये तो इम्पॉसिबल है बेटा, डेसिमल नहीं लगाने आ रहा क्या? कहाँ है, 7 पे लगा रही हो? अरे आया जी बताइए, सब देश के वैज्ञानिक होने वाले हैं, बताइए कितना आ रहा? कोई बात नहीं अरे वो सॉल्व बच्चे ही हैं ना, सॉल्व करने में गड़बड़, हम तो सॉल्व किए नहीं हैं, बच्चे ही सॉल्व करते हैं, हम लोग कहाँ सॉल्व कर पाएंगे, अभी सब सॉल्व करने की उम्र थोड़ी हमारी है। 1722-25 जो भी आए उसी के आसपास रहेगा। मोबाइल की आदत अगर यहाँ रहेगी फिर एग्ज़ाम में गड़बड़ कर देंगे आप, पक्का गड़बड़ कर देंगे। हाँ हाँ ऐसे ही कुछ आएगा, 1722 के आसपास आएगा, देख लीजिएगा ठीक है ना, 1722 के आसपास आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा तुम्हारा गड़बड़ जाते 1700, अब उनका 25 आ रहा था तुम्हारे पड़ोसी का, बताइए। और पड़ोस में क्या सन्नाटा क्यों है, इतना आ रहा है कुछ? हाँ
25 आ रहा है, चलिए। आपका सर चटनी डूज वाले, चलिए घर पे जाके सॉल्व करिएगा, इसी के आसपास आएगा 17 25 17 22, ठीक है सब, ठीक है ना। 1700 मतलब ऑर्डर नहीं गलत होना चाहिए, 1700 समथिंग आना चाहिए, 1700 समथिंग आना चाहिए, ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एकदम एक्यूरेट देखिए, आप नहीं निकाल सकते एग्जाम में, इतना टाइम नहीं होता है, कैलकुलेटर तो है नहीं, एकदम एक्यूरेट आप नहीं निकाल सकते हैं, लगभग पहुंच जाया करिए, सॉल्व करके रख दिया करिए, एकदम एक्यूरेट मत सॉल्व किया करिए, उतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में आपके पास, और करेंगे तो एक सवाल लगा के आएंगे एग्जाम में, और कहेंगे सर एक सवाल किए बहुत मन से किए हैं। चलिए अब एक काम करिए, 2 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है ना। 2 पेज छोड़ने के बाद फिर आगे लिखिए, क्योंकि 2 पेज छोड़ दीजिए इसलिए वजह से मान लो कोई न्यूमेरिकल छूटा उसको बता देंगे, 1-2 पेज छोड़ दीजिए। चलिए अब देखिए कुछ ऐसे सवाल आपको हम बताने जा रहे हैं अब, जो आपके एग्ज़ाम में अलग से पूछे गए थे, ठीक है ना, और अलग से आए थे और बच्चों ने उनको छोड़ दिया था, क्योंकि वो अलग से ही सवाल वो था सारा का सारा, ठीक है ना। जैसे एक सवाल पूछा गया था, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, ठीक है ना, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, या एंट्रोपी और अनअवेलेबल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। ये सब सवाल ऐसे हैं जिनको अलग से पढ़ाना क्या होता है, सही होता है कॉन्सेप्ट, वो मतलब थोड़ा सा रेगुलर नहीं पूछे गए हैं ये सवाल, ऐसा नहीं कि बहुत रिपीटेड आए हुए हैं, पर पूछे गए हैं, तो पूछे गए हैं अनसॉल्व में आपको मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है वो फिर आगे भी आ सकते हैं। एग्जामिनर का मन अगर पेपर टफ करने का होगा तो एग्जामिनर पेपर टफ ऐसे ही करता है, जो रेगुलर सवाल पूछे जा रहे हैं 4-5 साल से उनको ना दे करके कहीं 6वें साल का 7वें साल का जो पुराने क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जो बचे हुए सवाल हैं, जो अनसॉल्व के सवाल हैं, जो आपको प्रॉब्लम देते, उनको हम लोग क्या करेंगे अब देखें। थ्योरेटिकल सवाल, न्यूमेरिकल तो हो गया, 2-3 सवाल, 1-2 सवाल और अभी जो बचा होगा बता देंगे बाद में, न्यूमेरिकल सारा हो गया। अब जो थ्योरेटिकल सवाल है जो अलग से पूछा गया है, हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। और बेटा जितना लिखा रहे हैं उतना ही लिखना है आपको, 1 कॉमा फुल स्टॉप आपको नहीं चेंज करना, जितना लिखा रहे हैं एकदम एक्यूरेटली उतना लिखना है बस, ठीक है। चलिए लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। एक बार पूछा गया था कि एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एक ही बार पूछा गया अभी था शायद, ये 1 या 2 बार पूछा गया था, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। जब पहली बार पूछा गया होगा तो बच्चे नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि तब कोई पढ़ाता ही नहीं था इसको। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं आप क्या होता है, भौतिक महत्व। एंट्रोपी का भौतिक महत्व क्या है, देखिए अब तक एंट्रोपी आपने 2 तरह से समझा, मेरी बात ध्यान समझिएगा। एंट्रोपी आपको 4 तरीके से हम बताएंगे, उस 4 तरीके के अलावा कोई 5वां तरीका नहीं। अगर आपको कोई 5वां तरीका मिलता है, कोई 5वां कॉन्सेप्ट मिलता है, हमको ला के बताइए, अगले साल उसको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। पर कोई 5वां कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का हमको अभी तक नहीं मिला है। और ये भी बात सही है कि चारों कॉन्सेप्ट एंट्रोपी के आपको एक किताब में नहीं मिल सकते, किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, 2 से ज़्यादा भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, या 3 कहीं बहुत रेयर किसी एक लाइन में लिखा हुआ मिलेगा आपको, आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चारों तो मिलना इम्पॉसिबल है एक साथ, पर आपकी कॉपी में चारों रहेगा, ठीक है ना। जैसे पहले एंट्रोपी को आपने क्या समझा, पहले एंट्रोपी को आपने समझा, एंट्रोपी क्या होती है, हमारी स्टेट फंक्शन होती है, क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है। चलिए फिर आपने क्या समझा, एंट्रोपी क्या होती है, उससे हम सिस्टम की डिसऑर्डरनेस क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और वो किस पे डिपेंड करती है, प्रोबेबिलिटी पे। किस पे डिपेंड करती है, प्रोबेबिलिटी पे। तो 2 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कि एंट्रोपी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। दूसरा, एंट्रोपी से हम क्या मेजर करते हैं, सिस्टम की डिसऑर्डरनेस या डिस्टर्बेंस मेजर करते हैं, ठीक। आज आपको तीसरा कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, एंट्रोपी का समझ में आ जाएगा कि एंट्रोपी होती क्या, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव, देखिए हेडिंग डाल करके लिखिए, 2-3 पेज छोड़ दो, बोले हैं ना अभी। इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट, इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव, इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव, it is difficult to give physical significance of entropy. It is difficult to give physical significance of entropy, physical significance of entropy, because it is not felt like, because it is not felt like, it is not felt like temperature and pressure, because it is not felt like temperature and pressure, temperature and pressure।
ठीक है, चलिए बट सिंस देखिए बट सिंस डी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा, टी डी एस के। डी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा, टी डी एस के। और यहाँ से डी एस बराबर किसके इक्वल निकाल देंगे आप बताइए, डी क्यू बाई टी के। डी एस बराबर किसके इक्वल होगा, डी क्यू बाई टी के। और डी क्यू बराबर टी डी एस क्या होता है आपका, ये होता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ एंट्रोपी। क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ एंट्रोपी, अरे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, इसको क्या बना देंगे बताओ बेटा, इक्वेशन 1। ठीक है, चल अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मेरी बात ध्यान समझिए आप। देखिए अभी लिखिएगा नहीं, बस मेरी बात ध्यान समझिए। देखिए डी क्यू बराबर बेटा किसके है, टी डी एस के। ठीक है ना, और डी क्यू बराबर और क्या होता है, या क्यू बराबर और किसके होता है, अच्छा डी क्यू क्या हमारा हीट है ना, हीट मतलब क्या, एनर्जी, हीट मतलब क्या, एनर्जी। ठीक है ना, और आप ये बताइए पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, एम जी और एच के, एम इंटू जी इंटू एच के। ठीक है ना, एम इंटू जी इंटू एच के। चलिए अब एक बात आप बताइए, जी तो किसी पर्टिकुलर जगह पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो जी को हम हटा देते हैं। ले दे करके यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक हमारा मास पर और एक हमारा किस पर बताइए, हाइट पे। अभी लिखेगा नहीं, ध्यान में मेरी बात समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, मास पे, और पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, हाइट पे। और ये हाइट हम कहाँ से लेते हैं, जीरो लेवल से। भाई मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, इस डस्टर की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, तो यहाँ से उठा करके आपने यहाँ रखा, तो जीरो लेवल क्या हो गया, जहाँ से उठा करके आप रख रहे हैं। मतलब हाइट को जब भी हम मेजर करते हैं तो कहाँ से मेजर करते हैं बेटा, जीरो लेवल से। किससे मेजर करते हैं हम, जीरो लेवल से। जैसे मान लीजिए हाइट आप यहाँ से ले रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जीरो लेवल कह देते हैं। और जीरो से ऊपर हम जाते हैं तो हम हाइट क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं। कहने का मतलब मेरे ये है कि जो हम हाइट लेंगे वो हम कहाँ से लेंगे बेटा, जीरो लेवल से। कहाँ से लेंगे, जीरो लेवल से। मतलब हाइट हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, हाइट हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, हाइट हमारा जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि हाइट अगर जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। अब इन दोनों को आप कंपेयर करिए, इन दोनों को आप कंपेयर करिए, यहाँ से कंपेयर करिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होगा। भाई जाहिर सी बात है, इधर भी एनर्जी और इधर भी क्या है, एनर्जी है कि नहीं है। चलिए अब देखिए, जो टेम्परेचर होता है बेटा, टेम्परेचर होता है कैपिटल टी, उसको भी हम कहाँ से लेते हैं, जीरो लेवल से ऊपर लेते हैं, जीरो लेवल से ऊपर लेते हैं। आपको पता है कि केल्विन स्केल पे टेम्परेचर हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ हाइट ज़ीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती, सिमिलर तरीके से यहाँ टेम्परेचर बेटा ज़ीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एंट्रोपी है वो किसके जैसा दिखा रहा है, समझ में आ रहा है, मास की तरह या इनर्शिया की तरह। किस तरह समझ में आ रहा है, इनर्शिया की तरह। मास को इनर्शिया कहते हैं, ठीक है ना। तो जो एंट्रोपी है वो ले दे करके किससे सिमिलरिटी खा रहा है, मास से। किससे सिमिलरिटी खा रहा है, मास से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि थर्मल फिजिक्स में जो एंट्रोपी होता है उसको हम थर्मल इनर्शिया भी क्या कह सकते हैं, मतलब अगर कोई सिस्टम है उससे अगर आप थर्मल प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं तो थर्मल प्रॉपर्टी चेंज करने का क्या करेगा, विरोध करेगा। किसकी वजह से, एंट्रोपी की वजह से। बात समझ में आ रहा ना। तो एंट्रोपी बेसिकली हमारा क्या हो गया, एंट्रोपी हमारा बेटा हो गया थर्मल इनर्शिया। क्या हो गया, थर्मल इनर्शिया। और एंट्रोपी को हम एज अ थर्मल इनर्शिया भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो तीन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया एंट्रोपी का। पहला एंट्रोपी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। दूसरा मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम, सिस्टम की डिसऑर्डरनेस हम मेजर करते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, एंट्रोपी को हम एज अ थर्मल इनर्शिया भी क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये थर्मल इनर्शिया वर्ड किसके लिए यूज होता है, एंट्रोपी के लिए, और किसी चीज़ के लिए बेटा यूज नहीं होता। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे मैकेनिकल इनर्शिया होता है, मैकेनिकल इनर्शिया मतलब मास,
आपके मास की वजह से आपकी स्टेट चेंज का क्या होता है, अपोज होता है। जैसे मान लीजिए आपको हम धक्का देना चाहें तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उस धक्के का विरोध करेगी। क्यों विरोध करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है, मास है। मास की वजह से कोई मैकेनिकल सिस्टम अपने ऊपर होने वाले चेंज का क्या करता है, विरोध करता है। उसी तरीके से कोई थर्मल सिस्टम अपने ऊपर होने वाले चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। किसकी वजह से, एंट्रोपी की वजह से। तो एंट्रोपी बेसिकली क्या है, हमारा थर्मल इनर्शिया है। ठीक है, छापिए, जल्दी छापिए, लिखिए। वी मे से दैट dq इज इक्वल टू टी डी एस, डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। बस यहीं तक लिखिएगा, इक्वेशन बना के छोड़ दीजिएगा और लिखिए फिर वी मे से दैट, वी मे से दैट, वी मे से दैट heat energy has the, we may say that heat energy has the same dimension, has the same dimension, has the same dimension as the product of, as the product of, as the product of entropy and absolute temperature, as the product of entropy and absolute temperature. Since the gravitational potential energy, since the gravitational potential energy, since the gravitational potential energy, gravitational potential energy of the body is, of the body is proportional to, of the body is proportional to, proportional to the product of, proportional to the product of, proportional to the product of its mass, product of its mass, its mass and height, and height above the, and height above the zero level, height above the zero level, zero level. Hence, hence, hence if we take, hence if we take, if we take temperature, if we take temperature, temperature in bracket लिखिए measured from absolute zero, if we take temperature in bracket measured from absolute zero, measured from absolute zero bracket close, absolute zero bracket close, equivalent to, equivalent to, equivalent to height, equivalent to height, we may regard, we may regard entropy, we may regard entropy, we may regard entropy as analogous to, entropy as analogous to, analogous to mass, mass और inertia, mass और inertia, mass और inertia, full stop. In this way, in this way, in this way, in this way, inverted comma open करके लिखिए, we may think, we may think, we may think of entropy, we may think of entropy as thermal inertia, we may think of entropy as thermal inertia, which bears to, which bears to, which bears to heat motion, which bears to heat motion, which bears to heat motion, as relation similar to that, as relation similar to that, as relation similar to that, similar to that, which mass, which mass bears to, which mass bears to linear motion, which mass bears to linear motion, linear motion or moment of inertia, or moment of inertia bears to, bears to rotational motion, bears to rotational motion.
बात समझ में आ रहा है? क्या लिखा आपने कि मास जो काम लीनियर मोशन में करता है, थर्मल एनर्जी एंट्रोपी वही काम किस में करता है? थर्मल फिजिक्स में करता है या थर्मल मोशन में करता है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं एंड। चलिए, मुलाकात कब होगी आप लोगों से बताइए? नेक्स्ट वीक में, और नेक्स्ट वीक में पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक और हैं, उनको बता करके चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 से 2 दिन और लगेगा, है ना, उसके बाद चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए, कुछ और न्यूमेरिकल छूटा होगा तो ये बता देंगे, ठीक है। चलिए, एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? एंट्रोपी समझ में आ रहा है, थर्मल फिजिक्स समझ में आ रहा है ना। चलिए, 35 से कम नंबर आना ही चाहिए किसी का, बता दे रहे हैं हम। देखिए, कॉन्सेप्ट आपको हम समझा देंगे, प्रैक्टिस भी करा देंगे। अब जाके खेल नहीं सकते आपकी जगह में, खेलना आपको पड़ेगा, है ना, खेलना आपको पड़ेगा बेटा। प्रैक्टिकल के नंबर के चक्कर में पढ़ने